चलो नेक्स्ट देखना है क्या, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी इसके वो आर्टिकल्स, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जो जिनका बेस क्या है, इनका बेस है क्या, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किस पर टिकी होती है ये आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जस्टिस, इक्वालिटी, समझ में ना, ये सब इसके फाउंडेशन होते हैं। क्लियर है ना, जस्टिस और इक्वालिटी इसका फाउंडेशन होता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो बस इसी आधार पर ये पूरे आइडियोलॉजी होंगी, वो पूरे आर्टिकल्स होंगे। मतलब आप समझ जाना, कहीं भी जस्टिस इक्वालिटी की बात हो रही होगी, समझ में क्या, तो वो सब कौन से डोमेन में आपको रख देना है, वो सब आप समझ जाओगे, ये सोशलिस्ट वाले में जाएगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, सोशलिस्ट है। हाउएवर सोशलिस्ट और गांधीयन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी भी क्या है, सोशलिस्ट है। बट सोशलिस्ट का थोड़ा सा, सोशलिस्ट में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ना, इसीलिए हम उसको गांधीयन सोशलिज्म बोल देते हैं, गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है ना। तो उसको गांधीयन सोशलिज्म वो तो हमने पढ़ ही लिया है। बाकी उसके अलावा जो भी सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी है आपके डीपीएसपी में, उसको आप डाल सकते हो काहे में, सोशलिस्ट वाला, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर, ठीक है, समझ में गया ना। तो भाई मैंने आपको पहले क्या बता दिया था कि भाई जो भी हम ये क्लासिफिकेशन है, क्लियर कट कुछ तो दिया नहीं है, हम ये इसको अपने हिसाब से ये वो सब चीज़ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात पहले दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगी, तो मैंने बताया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मतलब इसमें क्या होगा, क्या कंटेन करता है ये कंटेन करता है, कंटेन्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समझ में क्या। हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसको यूज़ करते हैं और उसको हम बोल रहे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो कि क्या है, हमारे डीपीएसपी में एक कैटेगरी कर दी है हम लोगों ने। इससे हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या एम करते हैं हम एम करते हैं कि वेलफेयर स्टेट है ना, वेलफेयर स्टेट हो। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट बनाने का अलग अलग रास्ता है। एक हमने देख लिया था लिबरल प्रिंसिपल से हम बना सकते हैं, दूसरा हमने देखा कि लिबरल के साथ साथ गांधीयन से हम वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, और तीसरा यहाँ पे लिख दिया है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। समझ में क्या, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जो इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर के चलती है। समझ में क्या, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये सब हमने प्रियम्बल में देखा था क्या है, जस्टिस की बात करते हैं तो वही सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, समझ में क्या, ठीक है ना। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ से अचीव करने की बात करते हैं। इक्वालिटी सब चीज़ में ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि हम ये इसका यूज़ करके वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा एक आर्टिकल है जिसको मैं बोलता हूँ आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38, अगर आप आर्टिकल नंबर 38 की आप 38 की वर्ड को पढ़ोगे, अगर आप 38 की जो कंटेंट दिया है उसको रीड करोगे, तो वो क्या बोलता है कि भाई हमको क्या करना है, हमको प्रमोट करना है, समझा क्या, हमको प्रमोट करना है क्या, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस कैसे, हमको किस किस मैटर पर जस्टिस चाहिए रहता है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, समझा क्या। इसके साथ साथ ये बोलता है कि हमको इक्वालिटी लेके आनी है, ठीक है, इक्वालिटी, समझा क्या, मतलब ये कैसे लाओगे आप, ये इक्वालिटी लाएंगे हम, मिनिमाइज कर देंगे इन इक्वालिटी को, मिनिमाइज कर दो इन इक्वालिटी को, समझा क्या। अब ये कैसे, किस किस सेक्टर पे आप ये मिनिमाइज करोगे इन इक्वालिटी को, तो बोलते हैं कि भाई हम इनकम को लेकर के मिनिमाइज करें, समझा क्या, इनकम को लेकर के मिनिमाइज करें, फिर स्टेटस को लेकर के मिनिमाइज करें, स्टेटस को, फिर इसी को लेकर के बोल रहा है फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ सब पर हो, समझा क्या ना। नेक्स्ट, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये सारी चीज़ अगर हम देंगे, सबको
एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी होगा तो सबके पास इनकम आएगी। सबको इक्वल स्टेटस देने का बात करते हैं, जैसे कि टेम्पल एंट्री वगैरह ये सब हमने सबके लिए कर दिया है। पहले जो वेल वगैरह होते थे, अनटचेबिलिटी होती थी, वो सब हमने हटा दिया है, एबॉलिश कर दिया, ठीक है ना। फैसिलिटीज सबको एग्ज़ाम देने का, देखो आप हर एक व्यक्ति एग्ज़ाम दे सकता है, पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस हो कुछ भी हो, सब में उनको इक्वल फैसिलिटीज़ है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज सबके लिए है, आपके लिए बस थोड़ी है कि मेरे लिए बस थोड़ी है। गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडी देती है तो उसकी फैसिलिटीज सबके लिए होती है, सबको समान रूप से ट्रीट करती है। वहीं पर सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ को लेकर के। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं। समझना क्या? जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये सब करेंगे तो अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है, बताया आपको, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और वेलफेयर ऑफ द स्टेट मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब हम ये सब लेके आएंगे, सोचो जस्टिस ला रहे हैं, इक्वालिटी ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं, लोगों के लिए ला रहे हैं। तो इन दोनों से क्या हो रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझा क्या? और इन सब चीज़ों से अल्टीमेट ये वेलफेयर ऑफ द पीपल का फाउंडेशन क्या होगा, जब आप जस्टिस लेके आओगे, जब आप इक्वालिटी लेके आओगे, तो आप सोशल ऑर्डर को अच्छे से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, समाज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सोशल ऑर्डर क्या हो रहा है, सोशल ऑर्डर को क्या कर रहे हैं हम, सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना। जब सोशल ऑर्डर जितना अच्छा प्रिजर्व होगा उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा आपके लोगों का। हाँ बिल्कुल होगा। समझ में क्या? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो, जस्टिस से और इक्वालिटी से हम क्या ला रहे हैं, एक बेटर सोशल ऑर्डर प्रिजर्व कर रहे हैं। समझ में, एक बेटर सोशल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सोशल ऑर्डर जितना अच्छा होगा तो उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा लोगों का, और जितना ज़्यादा वेलफेयर होगा उतना ज़्यादा एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। समझ में क्या? इसीलिए 38 का फाउंडिंग प्रिंसिपल बताता है आपको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का। आर्टिकल 38 से हमको ये समझ में आता है कि भाई अल्टीमेट एम क्या है डीपीएसपी का। समझ क्या, एक वेलफेयर पीपल वेलफेयर स्टेट बनाना है हम। समझ में क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को कि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हमने कब लिया था। इनिशियली से हमारे ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बोलो। शुरू से ही था क्या? नहीं, शुरू से नहीं था सोशलिस्ट। हाँ 46, हाँ सुनो सुनो, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबको लगेगा कि 42nd में है, पर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ये 42nd के बाद आया था 44th अमेंडमेंट, है ना। लगेगा कि भाई इंदिरा गांधी के समय में ही आया था, और 42nd में ही प्रीएम्बल में सोशलिस्ट ऐड किया था। बट आपको लगेगा कि भाई वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें ऐड की है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, ये भी 42nd में लिखा था। ये याद रखना, थोड़ा सा 44th में था, बस कंफ्यूज नहीं होना है। 42nd ही सबको, हर व्यक्ति किसी को भी आप बोलोगे 42nd ही लगाएगा लॉजिक लगा के। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना, क्या ये जो बात कर रहे हैं मिनिमाइज करेंगे इक्वालिटी को, और ये जो जस्टिस की बात कर रहे थे, है ना। तो ये सब इसमें ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है, ये इनइक्वालिटी मिनिमाइज करने वाला। पहले सिर्फ जस्टिस की तो बात थी, पर इसका ये जो सेकेंड ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा कि ये मिनिमाइज करेंगे, ये मिनिमाइज, ये और ये सब आया था आपका कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। समझ में गया? उस समय देखो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी, तो इंदिरा गांधी ने ये वाला जो इनइक्वालिटी वाला है ना, इक्वालिटी वर्ड नहीं मेंशन है। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जस्टिस इस्टेब्लिश करना है और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है। बट वहाँ पर जो मेंशन है वो है कि मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटी को, वो ये लिखता है। समझ रहे ना, लिखता क्या है कि मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटी को, पर हम समझ के आ रहे हैं कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर रहे हो। समझ में गया? ये वाला पार्ट है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला कब आया था, ये जो गोला बना दिया मैंने, ये आया था आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में क्या? लगेगा लॉजिक लगा करके 42nd ही होना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल में वो वर्ड भी 42nd से ही जोड़ा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। समझ में आ गई बात? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं
आर्टिकल 39, ठीक है ना। 39 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे आर्टिकल जो है उनको निपटा देता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा 39 पर। समझ में गया ना। अब देखते हैं क्या, पहले इनको निपटा लेता हूँ। 39 अभी छोड़ के रख रहा हूँ, ठीक है ना। 40 तो हमने गांधी जी में पढ़ लिया था, है ना, लेकिन एक आर्टिकल है 39A। आर्टिकल 39A क्या है ये समझो। एक काम करते हैं, पहले 39 ही समझ लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर में है तो फिर कुछ चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 39 में क्या है, ऐसे करके ए से लेकर के ABCDEF, ABCDE और F, मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 6 क्लॉज हैं, ठीक है ना। 39 के अंदर 6 हैं और उस सब में अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल क्या होगा उसका समझ गए होगे आप भाई, सोशलिज्म के आधार पर है वो, है ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर है वो, ठीक है ना। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर है। आपको ऐसे नहीं रटना है कौन सा है। देखो बी और सी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 39 बी एंड सी हमने डीपीएसपी में भी पढ़ा था कि कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। समझ में गया ना, 39 बी और सी। और उसके बाद के तो सब इजी हैं, आप थोड़ा सा नजर मारोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो देखो देश में सारे सिटीजन है, समझ में क्या ना, सिटीजन है, गरीब है, ठीक है ना, गरीब है, अमीर है, सबको जीवन यापन करने का अधिकार है। समझ में आ गया भाई, आपको अपना लाइफ चलाना है, मेरे को भी अपनी लाइफ चलाना है, तो आपको भी राइट होना चाहिए कि आप अपना कैसे करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, कमाई कर सकते हो आप भी और मैं भी। मतलब सबसे पहला क्या बोलता है, राइट टू लाइवलीहुड। और ये किसके लिए है, फॉर ऑल सिटीजन। देश में जितने भी सिटीजन हैं सबको राइट टू लाइवलीहुड होगा, मतलब आप अपने जीवन यापन करने के लिए आपका पूरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के तहत आप सारी चीजें आपको करने का अधिकार है। समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर उसको सही बोला, अब ये नहीं राइट टू लाइवलीहुड है तो मेरे को भाई इंसानों का मांस बेच करके ही राइट टू लाइवलीहुड फुलफिल करना है। समझ में आ गया ना, तो ये नहीं, मतलब जो एथिकल है, जो मोरल सही है, उसमें उसके डोमेन में रह करके आपका पूरा अधिकार है अपना जीवन यापन करने का। समझ में क्या, तो सबसे पहला राइट टू लाइवलीहुड है आपका। समझ में क्या ना, क्लियर है ना पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये क्लियर है पहला पॉइंट, ये वाला, हर व्यक्ति को अपना राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। समझ में क्या, ऑल सिटीजन बोल रहा हूँ, ऑल सिटीजन सबके लिए। नेक्स्ट ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 39 BNC। क्या बोलता है, देखो ये बोलता है, पहला यहाँ पे समझना, पहले मैं सी बता रहा हूँ। ये बोलता है कि सरकार की जिम्मेदारी हो कि प्रिवेंट करे क्या, कि भाई जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है ना, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब इसका मतलब समझो, देखो इधर ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आप जानते हो, ठीक है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके के रिसोर्सेस हैं कि नहीं है, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। इन रिसोर्सेस से क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब सोचो क्या हो, ये सारा का सारा चीज, ये सारी की सारी चीज किसी एक कम्युनिटी या फिर एक व्यक्ति पर कंसंट्रेशन हो जाए, है ना, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इसका कंसंट्रेशन हो विद इन वन कम्युनिटी। समझ में आ गया, सारा का सारा रिसोर्स एक कम्युनिटी पे चला जाए। समझ में आ गया, एक कम्युनिटी के साथ साथ क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर एक कम्युनिटी के पास हो जाएगा, एक ही कम्युनिटी के पास सारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, तो भाई ये देश के हित में होगा कि नहीं। इससे क्या होता है, याद रखो, आपने गिनी कोफिशिएंट भी पढ़ा होगा, गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट जो इन देश में क्या होगी, इससे इनइक्वालिटी आएगी। और हम किस चीज पर काम कर रहे हैं, इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं, मतलब इनइक्वालिटी को कम करना है। और अगर सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक कम्युनिटी पर कंसंट्रेट हो जाए, इसीलिए क्या होता है कि ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये हमको प्रिवेंट करना है। इसीलिए तो सरकार टैक्स लगाती है। समझ में आ गया टैक्स क्यों लगाती है आप पर,
समझ गए? टैक्स इसीलिए लगाती है कि भाई आपका ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक पर ना हो जाए, समझ में? टैक्स लगाएगी, सब्सिडी लगाती है। और याद करो ये प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है इसको। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जितना ज़्यादा आप टैक्स लोगे उतना ज़्यादा समाज का वेलफेयर होगा, क्योंकि इस टैक्स का पर्पस क्या है, इस टैक्स से हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे ना, इसका कहीं और यूज़ करेंगे, कुछ और पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, समझ में ना? तो भाई ये याद रखना है आपको कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो होता है विद इन वन कम्युनिटी नहीं होने देना, समझ गए? मतलब क्या है, ये टैक्स सरकार कहाँ से लगाती है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि टैक्स सरकार इसीलिए यहाँ से लगाती है, समझ में? ना टैक्स लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का एक मतलब और ये होता है कि भाई जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी, देखो इनकम जितना ज़्यादा होती है टैक्स भी बढ़ता जाता है, बढ़ता है कि नहीं? हाँ, टैक्स भी उसी के प्रोपोर्शन लगता है। टैक्स लगता है कि नहीं लगता भाई? आपकी किसी को 30% टैक्स लगता है, किसी को 10% टैक्स लगता है, किसी को 15% टैक्स लगता है, समझा ना? ये तो जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा। ये ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि आर्टिकल 39 का सी उसको ऐसा करता है, मतलब बोलता है करने के लिए। क्लियर है ये बात? अब देखो समझ में आ गया ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो 39 का सी अगर क्लियर है तो। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट बोल रहा हूँ बी क्या बोलता है? बी क्या बोलता है कि भाई जो रिसोर्सेस है ना, जो ये रिसोर्सेस हैं उनका क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। काहे के लिए? फॉर कॉमन गुड। देखो पहले तो वो क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेस को क्या करना चाहिए, रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या बोलता है उस रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब कैसे? देखो ये है, मान लो कोल है, ये माइंस है, ठीक है ना, माइनिंग चल रही है कोल में, डायमंड में, ये सब माइनिंग चल रही है। इससे सरकार क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है ना, रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर उस रेवेन्यू को सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सबको 5-5 रुपए दे देगी। उसका मतलब ये है कि सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप देखते हो कि भाई सरकारी अस्पताल होते हैं, समझ में आ गया? सरकारी आप पेंशन देती है सरकार आपको, आपको सर्विसेज देती है, स्ट्रीट लाइट, ये सब फ्री में आपको सर्विसेज मिल रही है। मतलब ये क्या कर रही है? ये जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज मतलब आप कोयला ही नहीं आपको बांट दे रही है, वो क्या कर रही है? कोयले से जो भी पैसा जनरेट हुआ, उससे जो भी पैसा जनरेट होता है उससे आपको क्या देती है? फैसिलिटीज़ देती है, सर्विसेज देती है। सर्विसेज फैसिलिटीज़ देती है तो क्या होता है इससे? इससे ये होता है कि भाई हाँ, हमको क्या हो रहा है, वो जो भी रिसोर्सेज थे उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर ये होता है, समझ में? कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि भाई क्या करना है, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, काहे के लिए? कॉमन गुड के लिए, ताकि सबका भला हो, वेलफेयर हो लोगों का। यही इसका 39 का सी का मतलब है। तो जो टैक्स लगाती है, समझ गए ना? उसका ये एग्जाम्पल क्या है? 39 सी का एग्जाम्पल है। 39 का सी का एग्जाम्पल क्या है कि सरकार टैक्स कहाँ से लगाती है। वहीं पर देखो पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, आपको स्कीम्स के तहत फैसिलिटी देती है ना? ये सब क्यों करती है? क्योंकि उसको ऐसा बोला है कि भाई आप अगर ऐसा करोगे तो आप क्या कर रहे हो, ये रिसोर्सेज से जो भी पैसा जनरेट हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी सब के लिए कर रहे हो, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ऐसा करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? फॉर कॉमन गुड के लिए कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं हम तो क्या होता है? उससे एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? समझ आ रहा ना? तो 39 बी और सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है 39 बी और सी? नेक्स्ट क्या बोलता है? 39 डी पे आते हैं। 39 डी बोलता है भाई अगर, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी, अगर सेम वर्क है, समझ में आ गया ना? सेम वर्क है मतलब एक्स एक वर्क है जिसको मैन और वुमेन करती है, मैन भी कर रहा है उसको, वुमेन भी कर रही है, बट इनके लिए पेमेंट जो होती है, इसको 10 रुपए मिल रहा है, इसको 5 रुपए मिल रहा है, समझा गया? तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनइक्वालिटी हो गई। तो इस चीज को खत्म करना है। तो खत्म करने का मतलब क्या होता है? ये बोलता है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसीलिए टीसीएस में आप भी वही काम कर रहे हो, टीसीएस में वो भी लड़की भी वही काम कर रही है, लड़का भी वही काम कर रहा है। अगर सेम वर्क है तो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, दोनों को सेम इक्वल ही पे करना है, समझा गया? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समझा गया? ये
तो क्या कर रहे हैं हम, देखो सब में हम इक्वालिटी ही ला रहे हैं। देखो यहाँ भी इक्वालिटी है, यहाँ भी इक्वालिटी है, यहाँ भी इक्वालिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हम काहे की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट लास्ट वाला दो जो बच गए आपके, अब ये दो समझ लो, ई और एफ। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के साथ साथ चिल्ड्रंस हैं, है ना, इनका हेल्थ जो है, हेल्थ को क्या करना है, हमको प्रिजर्व करना है, और हेल्थ को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक, क्लियर है ना? क्या बोल रहा हूं, जो वर्कर्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, इनका ये क्या करते हैं, काम में इनका यूज होता है, इसलिए क्या होता है, हमको इनका हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है, प्रिजर्व करना है। इसीलिए सरकार वर्कर्स के रिलेटेड अलग अलग प्रोविजन लेके आती है, चिल्ड्रन के से रिलेटेड अलग अलग प्रोविजन लेके आती है। समझ में क्या? ताकि इनका क्यों, ताकि इनका क्या ना हो, इनका टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अब्यूज, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अब्यूज। समझ में, ताकि इनका अब्यूज ना हो, इनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। समझ में क्या? जैसे कि वर्कर्स को आपने देखा होगा ना कि भाई फोर्स वर्किंग कराया जाता है, फोर्स लेबर कराया जाता है, तो ये सबको रोकने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाता है 39E के तहत। क्लियर है ये बात? मतलब क्या बोल रहा है, वर्कर्स और चिल्ड्रंस का हमको क्या करना है, हेल्थ को देख के चलना है कि भाई वो क्या करें, अपनी हेल्थ से ज़्यादा का मतलब उनका जो काम कर रहे हैं ना, वो उनको हेल्थ में इम्पैक्ट ना करने लगे। अब ये नहीं बच्चे से हम वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव होते हैं उसको डिफ्यूज़ कराने लगे। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ों को निर्देश देता है कि ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चिल्ड्रन से ही रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको बोलता है, देखो ये चिल्ड्रन है, ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनका क्या हो, हेल्दी डेवलपमेंट हो, हेल्दी डेवलपमेंट हो, मतलब इस चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो, ताकि इसका मेंटली ग्रोथ हो। ये काहे के लिए हेल्दी डेवलपमेंट, फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, है ना, ये हो, ये हमको इंश्योर करना है। तो इससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज दे जानी चाहिए वो सब हमको प्रोवाइड करना है। समझा क्या ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक चिल्ड्रन का मेंटली और फिजिकली अच्छी तरीके से ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको देनी चाहिए वो स्टेट को देना पड़ेगा। समझ में क्या? मतलब ऐसा फोर्स नहीं कर रहा है कि देना ही पड़ेगा, वो आपको निर्देश दे रहा है कि आप ऐसा करो उसके लिए। समझ में क्या? देखो ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा याद रखना, ई वाला, क्योंकि ऐसा ही एक कंफ्यूजिंग इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आएगा यहाँ पे, और एक इससे भी रिलेटेड आएगा। यहाँ पे लाइवलीहुड है और वहाँ पर एक और आएगा, वहाँ पर जिसको हम बोलेंगे लिविंग वेज क्या होता है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। वैसे यहाँ पर चिल्ड्रन के हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, कहीं पर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा, इसीलिए थोड़ा सा कीवर्ड में ध्यान रखना। ठीक है, 39 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो 39A क्या बोलता है। ठीक, 39A क्या, अब ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया ना, देखो अभी 39 का कौन सा बताया ये मैंने आपको, ये वाला 39 का जो F है, 39 का F मतलब कौन सा, चिल्ड्रन की जो बात कर रहा है, चिल्ड्रन की जो बात कर रहा है, इसको कब ऐड किया गया था, तो भाई ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वाला जो ऐड किया गया था, ये कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले ये चीज नहीं लिखी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक, यहाँ पे 39 बोलो, क्लियर है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, देखो जब आर्टिकल 39A पे आते हैं, देखो ये क्या बोलता है,
फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए टू पुअर। समझ में आ गया? गरीब लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे सबको, सारे गरीबों को, तो उससे क्या होगा, हम जस्टिस इक्वालिटी, जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे, टू इंश्योर जस्टिस। समझ में आ गया ना? देखो तो इसमें ऐसा लिखा है, देखो आपको बता दे रहा हूं, हम क्या उसमें क्या बोलता है कि भाई 39A किस चीज का डिमांड करता है, तो पहला बोल रहा है कि भाई हमको क्या करना है कि भाई इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है, प्रमोट जस्टिस, वो तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा, पूरे इसमें आपको यही समझ में आ रहा है कि जस्टिस प्रमोट करना है। और वो प्रमोट कैसे करेंगे हम, तो वहां पर लिखा है फ्री लीगल एड के थ्रू, फ्री लीगल एड। समझ में क्या? तो लेकिन उसमें वर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो कैसा लिखा है, टू प्रमोट जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऐसा लिखा है। समझ में क्या ना, एंड फ्री लीगल एड। बट हमको तो यही समझ में आ रहा है कि भाई जब हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। इसीलिए याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था नालसा एक्ट, नालसा एक्ट, नालसा एक्ट, नालसा एक्ट के तहत मैंने आपको बताया था ना, फ्री में जो ये होती है सर्विसेज होती है, जुडिशियल सर्विसेज, कुछ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब के तबके के जो लोग होते हैं उनको फ्री में ये सारी जुडिशियल सर्विसेज उनको दी जाती है। बताया था मैंने, पढ़ाया था ना आपको, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया ना कहां से नालसा एक्ट आ गया था। नालसा एक्ट ऐसे ही आया था क्योंकि ये बोल रहा था कि भाई फ्री लीगल एड आप प्रोवाइड करो, इसी का ही बेस बना करके नालसा एक्ट लेके आया गया था। समझ में, मेरे हिसाब से 1987 में ही आया था, ठीक है ना, बट ईयर आप चेक कर लेना इसको। बोलो समझ में क्या, 39A। बोलो समझ में आ गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोलता हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं आर्टिकल 41 की बात कर रहा हूं। देखो आर्टिकल 41 क्या बोलता है, देखो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्या आपको ये चीजें सिक्योर करनी है। टू सिक्योर, क्या क्या सिक्योर करना है, तो बोलता है कि भाई एक तो राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू वर्क। समझ में गया? फिर राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन सबको मिले, ये भी आपको इंश्योर करना है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस मतलब भाई कब पब्लिक असिस्टेंस, जब मान लो कि भाई अगर किसी को आपने राइट टू वर्क नहीं दे पाए, मतलब इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अगर आपने क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया, तो फिर उनको पब्लिक असिस्टेंस दो। पब्लिक असिस्टेंस देने का मतलब क्या होता है, पब्लिक असिस्टेंस यहाँ पे देखो, मतलब कि भाई मुआवजा देती है सरकार, आपको कंपनसेशन देती है, वो सब चीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में फिर वो बोल रहा है, ओल्ड एज के केस में, है ना, और उसके अलावा सिकनेस के केस में, इन केस ऑफ डिसेबलनेस, डिसेबलनेस। अब इसका मतलब समझो क्या है, पब्लिक असिस्टेंस देने का मतलब समझते हो, पब्लिक असिस्टेंस मतलब ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या देगी, सर्विसेज देगी, सर्विसेज देगी किसको, ये जो चार चीजें मैंने लिख दी इनको। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, समझ गया ना। पब्लिक असिस्टेंस मतलब वो कहीं से भी हेल्प हो सकती है, जैसे कंसल्टेशन, कंसल्टेशन जैसे कि डॉक्टर्स के पास आप जाकर के सिकनेस में सरकारी अस्पताल में कंसल्ट कर सकते हो, वहां से आपको जो भी रेगुलर सर्विसेज हो सकती हैं वो मिल सकती हैं, ठीक, वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं ये आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सर्विसेज के साथ साथ भाई कंपनसेशन, जो भी जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम कंपनसेशन देना, मुआवजा देना, समझ में आ गया ना, मुआवजे को क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, देख लेना इसको। मतलब ये सारी चीजें आ जाती है किसमें, गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में। तो मतलब राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है पहला, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और पब्लिक असिस्टेंस इन केस अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट दिए तो भाई वो जो भत्ता होता है, बेरोजगारी भत्ता है,
वो हमको देना पड़ेगा। ओल्ड एज है, अगर ओल्ड एज है मतलब कि भाई ओल्ड केस लिख दिया हूँ, ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में जो देखा होगा बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है सरकार बुढ़ापे में, ठीक है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे ओल्ड एज हाउस होते हैं, ओल्ड एज के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, फ्री में उनका चश्मा, फ्री में उनको जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे डंडे चलने के लिए, बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे कि मान लो किसी कोई डिसेबल है तो डिसेबल के लिए अभी सरकार बहुत सारा, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि भाई आजकल डिसेबल वालों के लिए भी ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है कि वो भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकें, अलग से उनके लिए लेन्स होते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये सब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए जाते हैं इसके तहत। समझ में क्या? इसको बोलते हैं हम, इसको लेकर आपको जानना हो तो एक स्कीम है सुगम्य भारत, सुगम्य भारत, उसको एक बार आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, मैं राइट हूँ तो मेरे हिसाब से सुगम्य भारत ही नाम है, बट फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना। सुगम्य भारत के तहत हम डिसेबल वाले लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेके आते हैं। सिकनेस में तो आपको बता ही दिया कि भाई आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सरकार। समझ में आ गया कि भाई जैसे कि जैसे कि आपको बताता हूँ, वैसे कोविड अभी चल रहा है तो आपको बोला जाता है कि भाई अगर आप कहीं से आए हो तो आप क्या कर दो, आप इन्फॉर्म कर दो कोविड के, भाई मेरे को ये सिम्टम है, तो वो आपके होम आपको आकर के ले जाएंगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे। ये सब क्या कहला रहा है? ये सब हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक असिस्टेंस हो रहा है इन सारे मैटर्स पर। समझा क्या? और राइट टू वर्क कैसे देता है? जैसे मनरेगा सरकार ने लेके आया है, MG नरेगा, ठीक है ना, ये मनरेगा जो सरकार लेके आई है, क्यों लेके आई है? राइट टू वर्क प्रोवाइड करने को। नरेगा के तहत सबको काम देती है, क्यों देती है? क्योंकि उसको ये निर्देश दिया गया था कि भाई आपको ऐसा करना। समझा कि इसीलिए सरकार ने मनरेगा एक्ट लेके आई थी 2005 में, ठीक है ना। डिसेबल के लिए कुछ कर रही है, सिकनेस के रिलेटेड कुछ करती है, ओल्ड एज के लिए सरकार करती है, अनएम्प्लॉयमेंट में करती है, क्या करती है? पब्लिक असिस्टेंस देती है। समझा कि भाई अगर सरकार को ये सब चीज़ें, सरकार उनके लिए पब्लिक असिस्टेंस देना मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना अलग अलग सेक्टर में। समझा क्या? बोलो समझा क्या? तुम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट बोल रहा हूं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि भाई देखो, ये लोग है, ये वर्कर है, ये एक व्यक्ति है जो क्या करता है? काम करता है, वर्क करता है। समझना क्या? लेकिन क्या हो, जब मैं ये जहां पर वर्क करता है, प्लेस ऑफ वर्क, उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो खतरनाक है। वर्किंग कंडीशन, वो वर्किंग कंडीशन क्या है? इनह्यूमेन है। इनह्यूमेन मतलब समझते हो भाई? आप पूरा दिन उससे वो काम करा रहे हो जो एक इंसान से नहीं कराना चाहिए, वो क्या हो जाए? इनह्यूमेन हो जाए। तो भाई ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस हो जाएगा, ये जस्टिस के अगेंस्ट हो गया। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि भाई उसको ये देखना है कि आपको स्टेट को क्या करना है? स्टेट को बनाना है प्रोविजन, मेक टू मेक प्रोविजन। काहे से रिलेटेड? ये कि भाई ये जो वर्किंग कंडीशन है ना, वर्किंग कंडीशन वो कैसा हो? जस्ट एंड ह्यूमेन हो, जस्ट एंड ह्यूमेन हो। जैसे आपको बताता हूँ, फैक्ट्रीज पहले काम करती थी तो वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होती थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जैसे मान लो वुमेन को काम करना है और मेन को काम करना है, दोनों एक जगह साथ करते हैं, तो अभी है ना कि भाई मेंस का टॉयलेट अलग हो, वुमेन्स का टॉयलेट अलग हो। समझ में क्या? वुमेन्स का हरासमेंट ना किया जाए मेंस के द्वारा। ये सब क्या है? ये सब होता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, मतलब वहाँ पर वर्किंग फ्रेंडली होना चाहिए, वहाँ पर इंसान काम कर पाए, ये सब वो सब करना चाहिए, वो सब निर्देश सरकार को देने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाई लोग काम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो लोग क्या कर सकते, वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इनह्यूमेन कंडीशन हो जाएगा। इसीलिए देखो सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ना हो, जो फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसको ख़त्म किया जाता है, फैक्ट्रीज एक्ट आते हैं। चलो नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल देख रहे थे अपन? आर्टिकल 42 देख रहे थे। आर्टिकल 42 में क्या समझ रहे थे हम? आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि भाई स्टेट का प्रोविज़न, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है? टू मेक प्रोविज़न्स, टू मेक प्रोविज़न्स। अब ये प्रोविज़न्स काहे से रिलेटेड होंगे? ये प्रोविज़न्स होने चाहिए ताकि जो भी वर्कर्स काम करते हैं,
समझ में क्या, उनके लिए क्या हो भाई, वर्किंग कंडीशन हो, अच्छी हो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो। समझ में कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, आपको प्लस जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ होती है ना, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ होती है, उसके लिए आपको कुछ प्रोविजंस बनाना है, ये बात करता है आर्टिकल 42। समझ में क्या, मतलब क्या है इसका, देखो आर्टिकल 42 ये बोल रहा है कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए जिससे क्या हो, एक तो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ मिले, पहली बात। दूसरी बात क्या, जो वर्किंग कंडीशन हो वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो। आपको पता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो फैक्ट्रीज होती थी, समझ में आ गया। इन फैक्ट्रीज पर वर्कर्स जो काम करते थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा थी, वर्किंग कंडीशन में 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करना पड़ता था, समझ में क्या। प्लस छोटे छोटे चिल्ड्रंस को काम करना पड़ता था, चिल्ड्रंस काम करते थे, चिल्ड्रंस काम करते थे, वुमेन्स को काम करना पड़ता था, बहुत हैवी हैवी मशीनरी थी, लाइटनिंग नहीं थी, वेंटिलेशन नहीं था, समझ में क्या ना, मतलब इनह्यूमेन कंडीशन था, फिर भी उनसे ऐसे रेगुलेट करके काम कराया जाता था, इसको बोलते थे हम, ये क्या हो गया, इनह्यूमेन कंडीशन हो गया। लेकिन आज़ाद भारत में हमने ये बोला कि भाई जो भी वर्किंग कंडीशन हो वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, इसीलिए आजकल कोई भी वर्किंग प्लेस आप देखते हो प्रॉपर लाइटनिंग होती है, प्रॉपर लाइटनिंग के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह की व्यवस्था होता है। जैसे कि अभी देखा था ना कि वहाँ पे सूरत कोचिंग में क्या लग गई थी, सूरत की कोचिंग में आग लग गई थी। तो आपने अभी देखा है कि जिस कोचिंग में आप पढ़ते हो वहाँ पे भी देखना, जिस अपनी भी कोचिंग में आप देखोगे तो क्या होगा, फायर सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स रखे रहते हैं, समझ में क्या। फायर सेफ्टी से एग्जिट सिस्टम बनाना पड़ता है, ये सब क्या है, ताकि भाई कल को कोई गड़बड़ी ना हो, ये सब सिस्टम, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करना है। इसी को बोलते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आप मेंटेन करके रख रहे हो, मतलब हरासमेंट ना हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, समझ में क्या ना। वुमेन्स का जो भी वहाँ पे काम कर रही हैं प्रॉपर, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हो ताकि लोग वहाँ पर काम करने के लिए इनकरेज हों, डिस्करेज ना हो, ऐसे रिलेटेड प्रोविजंस सरकार को बनाने का निर्देश दिया गया है आर्टिकल 42 के तहत। समझ में क्या, ये पहला पॉइंट है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वाला। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए इसी के तहत तो जो लेबर लॉज होते हैं, समझ गए ना, लेबर लॉज, फैक्ट्री लॉज, ये सब इसीलिए होते हैं, लेबर लॉज, फैक्ट्री लॉज, सेफ्टी से रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट जो होती है, समझा गया, ये सब क्या है, जो भी उसका जो भी सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो डील करते हैं। तो वो सब निर्देश कहाँ से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट। देखो ये एक वुमेन है, ये वुमेन है, समझ में क्या ना, ये क्या है, मान लो ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। तो भाई अब जब ये प्रेग्नेंट रहेगी तो भाई इसको लगभग 26 हफ्ते का 26 हफ्ते का इसको छुट्टी दे दी जाएगी, समझ में आ गया, लीव। अब ये लीव जो होती है ये कंपलसरी देना पड़ता है, प्लस इसको ये जब लीव करेगी, ये इसमें क्या होता है, इसको पेमेंट भी फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो टीसीएस ने इसको हायर किया है, ठीक है ना, अब वो लड़की काम कर रही है, अब उसकी शादी हो गई, अब वो प्रेग्नेंट है, तो उससे क्या होगा, 26 हफ्ते तक जो रूल्स के हिसाब से उनको क्या होना पड़ेगा, छुट्टी देनी पड़ती है। तो ये 26 हफ्ते की इनको छूट तो मिलेगी, इसके साथ इनको फुल पेमेंट मिलेगा, समझ में, आप उसका पेमेंट नहीं काट सकते। प्लस इसको अदर फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। अदर फैसिलिटीज़ कौन देता है, अदर फैसिलिटीज़ जो भी स्टेट देती है, वो सब इसको देने की जिम्मेदारी किसके पास है, स्टेट के पास है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि डीपीएसपी के आर्टिकल 42 के तहत ये सब दिया है। इसी के तहत मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट ये है, उस एक्ट के तहत ही 26 हफ्ते का इसको जो छूट मिलता है वो यहाँ से मिलता है, समझ में क्या। ये सरकार को निर्देश दिया गया था कि आपको प्रोविज़न बनाना है और सरकार ने प्रोविज़न बना दिया है, समझ में क्या। प्लस और बताता हूँ आपको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत आपको बताया था कि जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनको क्या होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे फ्री चेकअप, ठीक है ना, फ्री चेकअप, फिर फ्री जो वो कंसल्टेशन होता है, फ्री में कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब जिम्मेदारी होती है
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको स्टेट ने एक्ट के थ्रू बना करके फुलफिल करने का पूरा ट्राई किया। क्लियर है 42? ठीक है, नेक्स्ट 42 के बाद अब क्या पढ़ते हैं अपन? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या है? ये क्या बोलता है? देखो देखो, ये जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स क्या करते हैं? काम करते हैं, समझ में क्या? और ये काम करने के बदले इनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, समझ में क्या? इस पैसे से ये क्या करते हैं? अपना लाइफ, अपने लाइफ को क्या करते हैं? या फिर इसको ऐसे लिख दें, सस्टेन देयर लाइफ। समझ में क्या भाई? ये वर्कर काम करते हैं, इनके बदले में इनको पैसा मिलता है, उससे ये क्या करते हैं? अपनी लाइफ को क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। अब समझो, सस्टेन लाइफ तो हमने बोल दिया है, ठीक है ना, सस्टेन लाइफ तो हमने बोल दिया है, लेकिन ये जो पैसा होना चाहिए ना, ये इतना सफिशियंट होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए, ताकि वो अपना लाइफ को, ये जो सस्टेन लाइफ बोल रहा है ना, वो एक स्टैंडर्ड अच्छी लाइफ जी सके, है ना, वो एक डिसेंट लाइफ जी सके, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, समझ में? डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, जिससे उसका समाज में उसको कोई दिक्कत ना पड़े, समाज में सरवाइव करने के लिए कल्चरल अपॉर्चुनिटी सारी उन सब के लिए अवेलेबल हो, इतना उसके पास पैसा होना चाहिए। इसको हम क्या बोल देते हैं? ये जो इतना पैसा अगर आप उसको मिल रहा है, जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, समझ में ना, और जो उसका सोशल, उसको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती रहे, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज टू सस्टेन देयर लाइफ, समझ में क्या? और उतना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो लाइफ हो वो सब उसका बना रहे, इसीलिए इसको इतना पैसा मिले कि भाई वो ये सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोला जाता है लिविंग वेज। लिविंग वेज, लिविंग वेज मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई उतना पैसा तो मिले जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके, समझ में क्या? हम बात करते हैं काहे की? एक स्टैंडर्ड अच्छी लाइफ की, समझ गए? एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जिसमें रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उसको समाज में उसका स्टेटस बना रहे। जैसे कि आपको पता है इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनका कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो वो सब ना हो, समझ में क्या? उनको जो बहुत सारी देखना, बहुत सारी जो सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज होती है, उनमें क्या होता है, वो अगर जो गरीब लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस बहुत, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा हो जाता है? बहुत नीचे हो जाता है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई कम से कम आप इतना तो लिविंग वेज एश्योर करके रखो कि भाई वो अपनी एक जीवन यापन कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हो उनका अच्छा हो पाए। इसी के तहत, तो लिविंग वेज के तहत देखो, मनरेगा के तहत, मनरेगा जो था हमने देखा था, राइट टू वर्क, उसके तहत मिनिमम मिनिमम वेज फिक्स कर देती है। मिनिमम वेज जो फिक्स कर देती है ना, कि भाई आपको कम से कम इस काम के लिए इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। वो सरकार क्यों करती है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि भाई यहाँ पे आर्टिकल 43 उसको, सरकार को निर्देश देता है कि भाई जो भी वर्कर्स काम करते हैं उससे जो भी उनको पैसा मिलता है वो इतना सफिशियंट हो, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, समझ में, एक डिसेंट लाइफ जी पाए, जिससे उनका सोशियो और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहे, ताकि वो जो सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज है वो उनको डिनाई ना की जाए, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है इस चक्कर में। तो इसी के चलते हर एक काम के लिए, कभी देखना भाई मिनिमम वेजेस है कि भाई इस काम के लिए आपको कम से कम इतना पैसा तो दो आप, तब तो वो जाकर के भाई आप एक दिन का आप सोचो, आप उससे दिन भर काम करा रहे हो, 100 रुपए उसको रखा दिए, तो भाई इससे क्या, वो देखो 100 रुपए में तो उसका खाना ही नहीं होगा पूरे दिन का। तो यही एक रीजन होता है जिसके कारण क्या होता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिविंग वेज को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। समझना कि ये जो मिनिमम वेज वाला कंसेप्ट है कहाँ से आता है? यही लिविंग वेज से आता है। समझ में ना? बोलो क्लियर है ये 43? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 44 तो देख लिया। अब एक है 43A, क्या है 43A? क्या बोलता है
ये क्या बोलता है, देखो ये इंडस्ट्रीज हैं और ये इंडस्ट्रीज के बहुत सारे काम होते हैं, समझ में आ गया, ये इंडस्ट्रीज के बहुत सारे काम होते हैं। इन काम को क्या करना पड़ता है, इनको प्रॉपरली मैनेजमेंट चाहिए इन काम का, है ना। इन इंडस्ट्रीज हैं उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे हर एक ऐसे आपको हर चीज में आपको पता है कि भाई एक इंडस्ट्री है तो उसके ढेरों काम होंगे, बहुत सारे काम होते हैं। अब उन काम को क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या होता है, अब ये इंडस्ट्रीज चलती किससे है, ये इंडस्ट्रीज चलती है वर्कर से, लेबर से, समझ में क्या ना, इनसे चलती है ये इंडस्ट्रीज। बट क्या होता है, इंडस्ट्रीज ये जो मैनेजमेंट करती है इन काम में वो अपने से कर लेती है विदाउट इनका पार्टिसिपेशन। तो वही ये आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि जब ये काम चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज के काम को मैनेजमेंट के लिए जब हम पूरा प्लान पॉलिसी बनाते हैं, उनमें क्या होता है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बस यही बोलता है। मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, काहे में पार्टिसिपेशन हो, किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, समझा कि इंडस्ट्रीज के जो भी काम काज होते हैं उनका मैनेजमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनका रोल होना चाहिए, ताकि क्या हो, वर्कर फ्रेंडली डिसीजन लिए जाएं, लेबर फ्रेंडली पॉलिसीज हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जो देखा है ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियंस वो क्यों बनाए जाते हैं, वो ट्रेड यूनियंस टू रेज वॉइस फॉर लेबर्स एंड वर्कर्स, ये उनकी बातों को रखते हैं। इसी से क्या होता है, ट्रेड यूनियंस के आधार पर, इन्हीं के आधार पर जो ये मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं, फैक्ट्री के सारे डिसीजन उनके, मतलब उनके इंटरेस्ट को देख करके, उनके इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करके सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उससे क्या होता है, पॉलिसीज में बेटर इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो वर्कर सेंट्रिक होते हैं और वर्कर के इंटरेस्ट में होते हैं, लेबर सेंट्रिक होते हैं, लेबर के इंटरेस्ट में होते हैं। इससे क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं, दोनों को दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन अगर आप इनको साइडलाइन कर दोगे, वर्कर्स को इनको इग्नोर कर दोगे, तो इनके इंटरेस्ट में काम नहीं होता, इनके हित में काम नहीं होता, इसीलिए ऑफन प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि भाई ये क्या होता है कि इतना ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन होने के कारण क्या होता है कि एफिशिएंसी थोड़ा सा लो हो जाती है। खैर वो सब आप जब लेबर लॉज वगैरह पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा ये सब, ठीक है ना। उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका भी फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी फाउंडेशन बनाएंगे तब जा कर के आगे हम ये सब चीज़ें इशूज़ वगैरह समझ सकते हैं। क्योंकि यही रीज़न है कि आपको बताता हूँ, जो ईस्ट वेस्ट बंगाल वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप नहीं होती, यही एक रीज़न है कि लेबर यूनियंस का ज़्यादा रोल हो जाता है। तो वो कोई भी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि भाई उससे क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा लेबर्स के हिसाब से काम होता है। हम अपनी मर्जी से किसी को हायर नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते, तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसीलिए थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। खैर वो सब तो बात की बात है, इशूज में देखेंगे, बट अभी तो बेसिक्स जो बोल रहा है वो समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। 43A बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 44 कर लिया, 45 46 सब देख लिया अपन ने। लास्ट बचता है आपका आर्टिकल 47, ठीक। ये है भाई आपके देश की जनता, ठीक है ना, ये जनता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी देश ये चाहेगा कि उसके देश की जनता जो हो वो माल नरिश हो, कोई चाहेगा ऐसा, नहीं चाहेगा ना। तो हर देश यही चाहता है कि हमारे देश की जो जनता है उनका क्या करें भाई, उनको उनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, समझ में आ गया। इसीलिए देखा कभी फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह करती है सरकार। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, फूड फोर्टिफिकेशन करती है, समझ में आ गया। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखो गोल्डन राइस में क्या होगा, विटामिन ए को अलग से ऐड किया जाता है ताकि जो माल नरिश्ड लोग हैं उनमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है, समझ में आ गया। इसीलिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वगैरह को प्रमोट किया जाता है। ये सब सरकार क्यों करती है, क्योंकि सरकार को निर्देश है, देखो ये है स्टेट को क्या करना है, अपने लोगों के लिए क्या करना है, स्टेट के लोगों के लिए क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है।
टू प्रोवाइड टू इट्स पीपल, क्या पहला तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आना है, इसीलिए फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह करती है, इसीलिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स रहते हैं, समझ में गया ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई एनकरेज करती है फोर्टिफाइड फूड्स को, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, यहीं से आता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने, समझ में गया ना। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भाई आपको क्या करना है, अपने देश के लोगों, आप चाहोगे कि पॉवर्टी में रहें, ये भी देखो, एक तो हमने देख लिया न्यूट्रिशन मतलब माल नरिश ना हो, इसीलिए देखो यहाँ से ही आपको बता देता हूँ, एक पोषण अभियान है। पोषण अभियान क्या है, ये जो माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करती है। इसमें बहुत सारी जो इसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, एक होता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना, एक होता है भाई बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं उनका भी एड्रेस करना, एक होता है स्टंटिंग, जैसे इनके लिए एग्जाम्पल होता है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, स्टंटिंग मतलब हाइट, एज के हिसाब से हाइट ना बढ़ना, समझ में क्या। वेस्टिंग मतलब वेट से रिलेटेड होता है, ये है ना, ये सब चीज को एड्रेस करना, मतलब आपका एज के हिसाब से अच्छी वेट नहीं है, प्रॉपर वेट नहीं है, उसको क्या बोल देंगे, वेस्टिंग, समझना क्या। स्टंटिंग क्या है कि भाई आपको पता है स्टंटिंग मतलब हाइट ना होना, और माल न्यूट्रिशन आपको बता दिया। ये सब चीज़ों को एड्रेस कैसे करते हैं, इन सब को एड्रेस करने के लिए ये पोषण अभियान, ये सब चीज़ें जो मैंने बताया ना, इसके लिए आपका ये पोषण अभियान, ठीक। तो ये सब क्यों कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार को निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, आपको उनको पॉवर्टी से उठाना है, मतलब क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना है। इसको कैसे करना है, इसको भी इम्प्रूव करना है। इसी के तहत तो सरकार क्या करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, इसी के तहत तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पैसा आएगा तो क्या होगा, आपकी लाइफ अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, समझ में, कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी से सैनिटेशन प्रमोट कर रही है सरकार, सैनिटेशन को बढ़ावा देती है, क्योंकि सैनिटेशन अच्छा होगा तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो भी अच्छा है। इसी के तहत स्वच्छ भारत अभियान लगा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, समझ में क्या। यहीं पर हाउसिंग फॉर ऑल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बढ़ाना है, मतलब सबको हाउस वगैरह प्रोवाइड कराना है, तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो सरकार चलाती है, हाउसिंग फॉर ऑल, इन सब से क्या होता है, इन सब से आपकी जो लाइफ होती है, आपकी एक जो डिग्निटी होती है वो मेंटेन रहती है, बढ़ती है, यही इसीलिए सरकार ये सब चीज़ें करती है। देखो हेल्थ को देख लिया, यहाँ से क्या देख लिया आपने, हेल्थ को देख लिया, हेल्थ के अलावा मैंने बता दिया आपको क्या कि भाई ये माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम एड्रेस कर दिया, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जिसमें मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब चीज़ें करेगी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाएगी, समझना क्या ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेल्थ से रिलेटेड एक सेपरेट भी चीज़ें लिखी है कि भाई एक क्या करना है कि भाई आपको इम्प्रूव करना है, किसको इम्प्रूव करना है, पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ। इसीलिए जो सरकारी अस्पताल वगैरह चलते हैं, तीन चीज़ है इसमें देखो, ये पहला न्यूट्रिशन जो कि हेल्थ से ही रिलेटेड है, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरा इम्प्रूव हेल्थ। इसी के लिए तो देखो, इसी को करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई है, इसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत अभियान, आयुष्मान भारत स्कीम, समझ में क्या। प्लस ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज मैंने आपको बता दी, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, डायबिटीज से लेकर के, कैंसर से लेकर के, इतना सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करती है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करती है, काहे के लिए, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, फ्री में पब्लिक हेल्थ केयर वगैरह सिस्टम प्रोवाइड करना, वो सब क्यों, इसी से। नेक्स्ट अवेयरनेस जनरेट करना कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जैसे कि उसने एक रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया है। रेड लाइन कैंपेन क्या होता है, रेड लाइन कैंपेन के तहत जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है उसका अननेसेसरली कंजम्पशन ना हो, समझा क्या, इसके लिए रेड लाइन कैंपेन है। इसके कारण क्या होता है, जब एक ड्रग्स को, जैसे कि पैरासीटामोल है, आप जब बार बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये सारी ड्रग्स को लेते हो तो इससे क्या होता है, एक समय आपकी बॉडी इससे क्या हो जाती है, इम्यून हो जाती है, मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम है इसके प्रति वो डिफेंसिव नहीं रह जाता, क्योंकि वो यूज टू हो जाता है, तो बाद में आप जब सही में जरूरत पड़ती है तो वो सब दवाई काम नहीं कर पाती। इसीलिए क्या होता है, आपका हेल्थ क्या हो रहा है, गलत जा रहा है। इसीलिए अवेयरनेस जनरेट कर कैंपेन, जैसे कि ओबेसिटी को लेकर के भाई अवेयरनेस करती है, क्यों कर रही है, ताकि आप
आप उससे क्या हो, उनसे इन सब चीज़ों से दूर रहो ताकि आपका हेल्थ क्या हो, बढ़ता रहे। समझना क्या? तो ये अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम बता दिया, रेड लाइन कैंपेन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसके तहत सरकार एक्चुअली में कर रही है, आपके हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा करती है। समझना क्या? जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को प्रमोट करना, ये सब सरकार क्यों करती है? क्योंकि सरकार को यहाँ से गाइडलाइंस मिल रही हैं, निर्देश मिल रहे हैं, जिसका वो यूज करती है और उससे क्या कर रही है, प्रमोट करती है इन सब चीजों। समझना कि ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे तो आप 100 एग्जाम्पल लिख सकते हो, पर ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना स्कीम्स के बारे में नॉलेज है, कितना आपको करंट अफेयर आप ओरिएंटेड जान रहे हो, उस हिसाब से आप इन सारे आंसर्स को समझ सकते हो। क्लियर है? ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं। रही बात आर्टिकल 36 की, आर्टिकल 36 किस चीज की बात करता था? तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब याद करो, यहां पर सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग जो एक आर्टिकल हमने 12 में पढ़ा था, सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था ना, वही मीनिंग है आर्टिकल 36 की। समझ में क्या? और रही बात आर्टिकल 37 किस चीज की बात करता है, तो मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी कैसे होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है? यही बात लिखी है, आर्टिकल 37 इन चीजों से डील करता है। समझ में क्या? तो कुल मिला के अब देखो 36 से लेकर के 37 ये डीपीएसपी नहीं है कायदे से, ये नेचर बताते हैं डीपीएसपी का। समझ में क्या? कि भाई ये जस्टिसिएबल है कि नॉन जस्टिसिएबल है, ये कहाँ से चल गया 37 से। और 36 क्या बताता है? स्टेट का मतलब इस चैप्टर में क्या होगा ये बता दिया। एक्चुअली में कहाँ चालू होता है? 38 से लेकर के 51 तक ये आर्टिकल थे, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। एक देखा था गांधीयन, फिर लिबरल और फिर सोशलिस्ट। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक, या फिर लिबरल आप उसको इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हो। फिर गांधीयन प्रिंसिपल, या फिर गांधीयन सोशलिज्म, फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब ये सारे क्या थे? ये सारे प्रिंसिपल्स थे, मतलब ये सारे प्रिंसिपल हमने देख लिया। एक था गांधीयन प्रिंसिपल, एक था सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक था भाई आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल्स का हम क्या करते हैं? स्टेट क्या करती है? यूज करती है। काहे में यूज करती है? फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। समझा क्या? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर लॉ मेकिंग, या फिर लेजिस्लेशन बोल सकते हो आप। इन सब में जब इनका यूज करेंगे तो हमने क्या दिखा था कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट क्या होगा? ऐसा अगर हम यूज करेंगे तो हमको एक वेलफेयर स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको एक वेलफेयर स्टेट मिलेगा। यही तो बोल रहा है, और यही तो हम लोगों ने देख करके भी यही समझा है। सुनना क्या? क्लियर है ये मेरी बात? पर देखो ये जो डीपीएसपी थे, ये डीपीएसपी, अब इसमें हमने क्या देखा? कुछ तो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ को लेटर ऐड किया गया है, लेटर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट करने के बाद आए थे। ये भी हमने समझा कि भाई कुछ तो पहले से ही थे और कुछ क्या कर रहे थे? अमेंडमेंट से आए थे। तो बस हमने समझ तो लिया ही था कौन सा अमेंडमेंट से आया है, कौन सा नहीं आया है। अब दिमाग क्या लगाना, कहीं पे भी ए लिखा हो, बी लिखा हो, जैसे आर्टिकल लिखा रहता है, आर्टिकल के साथ साथ जैसे 43 लेते हैं, 43 के साथ ए लिखा है, 43 के साथ बी लिखा है, मतलब समझ गए होंगे कि ये भाई अमेंडमेंट से आए होंगे। समझ में? अमेंडमेंट हुआ होगा जब ही आए होंगे। क्लियर है ये बात? हाँ, तो हमने क्या समझा है कि भाई हाँ कुछ ओरिजिनल पार्ट थे, कुछ अमेंडमेंट से आए थे। तो अब वैसे तो हमने पढ़ ही लिया था कौन सा कब आया था, बट फिर भी एक जगह देख लेते हैं कि भाई जो बाद में अमेंडमेंट आए थे ना, वो कैसे कैसे आए। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो देखो ये डीपीएसपी है, कुछ ओरिजिनल थे, ये तो पढ़ ही लिए हैं अपन लोगों ने डिटेल में, और अमेंडमेंट भी पढ़ लिए हैं, बट उसको एक जगह कंसाइज करके रख लेते हैं। कुछ अमेंडमेंट आए थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, समझ में क्या? कुछ आए थे आपके जिसको हम बोल रहे हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और कुछ आया था आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। समझा क्या? ये सबसे इजी है 97th वाला।
तो आपको पता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहाँ से डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कब आया था? ये तो ये 2011, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। इसने क्या करा था? इसने ऐड किया था, क्या ऐड किया था? एडेड न्यू आर्टिकल टू डीपीएसबी। और वो कौन सा आर्टिकल था बताओ? वो था आपका 43B। याद करो, उसमें देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा लिखा था। समझा क्या ना? जब हमने पढ़ा था ना 43B, तो वो यहाँ से ऐड हुआ है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या है ये तो ऑलरेडी हमने समझ ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं 44 से क्या ऐड हुआ था। 44 कब आया था? 1978 में। तो बताओ 44 में हमने क्या बोला था कि भाई हमने उसमें क्या देखा था? याद करो, आर्टिकल 38 था, उसमें अमेंड किया था, ऐड नहीं किया। इसने क्या किया था? अमेंडेड। क्या? जो मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, है ना, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज दी इनइक्वालिटी। अब ये कितने में देखा था हमने? इनइक्वालिटी काहे में मिनिमाइज करेंगे? मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटी इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटीज में, ये सब देखा था ना हमने। हाँ, ये चीज जो बोली थी ये कब ऐड की गई थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीज मैंने आपको बताया भी था कि ध्यान में रखना ये वाली बात। लगेगा आपको कि 42nd में हुआ है, बट 44th में हुआ था। लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बताया 44th में भी आए हैं, जैसे कि आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, उसमें लास्ट में मैंने 39 में क्या बोला था कि 39 में जो एफ है, 39 का एफ, याद करो, चिल्ड्रन वाला जो बात करता था, उसको भी वो ओरिजिनल पार्ट का नहीं था, उसको बाद में क्या किया गया था, है ना, वो बाद में हमने जोड़ा है। समझ में गया? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ? आर्टिकल 39A जोड़ा गया है। आर्टिकल 39 का ए, ठीक है ना, 39 का ए, क्लियर है ना? 39A, ये 39 का ये स्मॉल ए वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। 39 का कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब 39 में जो ABCD है वो नहीं, उसके अलावा जो और है 39A अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड हुआ है, उसमें क्या बात किया था? अब भी देखा था हमने, बताओ। फ्री लीगल एड वाली बात की थी। कहाँ से डील करता है ये? फ्री लीगल एड, याद करो, नालसा वाला, है ना, नालसा वाला मतलब फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड ये समझाया था आपको। वो भी कहाँ पे ऐड किया गया है? आर्टिकल वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको? आर्टिकल 43A। 43A अभी बताया मैंने आपको कि भाई मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ये अभी आया है। नेक्स्ट आर्टिकल 48A, ये कब आया है? आर्टिकल 48A आया है आपका। आर्टिकल 48 क्या ए तक क्या था बताया था आपको भाई? वाइल्ड लाइफ वाला, है ना। याद करो मैंने क्या बताया? एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो समझाया था। अब ये कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूँ। 1972 में ही तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, है ना, जो नेशनल टाइगर डिक्लेयर किया गया था। समझा गया ना? ये सब कब किया गया था? वही 1973 में ही किया गया था। मतलब सब इंदिरा गांधी के समय ही हो रहा था, 72 73, समझा गया, उसी के आसपास। और अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसी साल के आसपास आया है। तो आप वहां से दिमाग लगा लोगे कि भाई ये क्या हुआ, ये यहीं से आया है। समझा गया? ये कब आया है? 1976 में। तो 76 मतलब 72 73 75 में ही सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए 76 के आसपास ही किया गया होगा वो सब। तो आप समझ, दिमाग लगा लेना क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सब जो जितने सारे नियम कानून आए थे, ये सब इंदिरा गांधी के समय में आए थे। तो उसी समय उन्होंने क्या किया था? ये आर्टिकल 48A इंसर्ट करवाया था। क्लियर है ना? सारा अमेंडमेंट कुछ ओरिजिनल थे, बाकी इसके अलावा जो भी बच गए वो शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। ये तो हमको पता चल गया, ये हमने समझ लिया। बोलो। एक सेकंड, एक और आर्टिकल छूट रहा है। याद करो क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 45 में भी तो अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल 45 में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो एक चौथा और बनाओ। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी तो देखा था, है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद आया? राइट टू एजुकेशन डाला गया था, जिसमें आर्टिकल 45 को क्या कर दिया था? अमेंड कर दिया गया था। पहले उसमें 6 से 14 साल के लिए जो बच्चों का लिखा था, वो उसको चेंज करके 0 से 6 तक कर दिया गया था, ये भी देखा था ना। तो आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया। मतलब 4 अमेंडमेंट हो गए, 1 2
ये 3 और ये चौथा भी तो रहेगा, है ना। आर्टिकल 45A में जो 45 में जो चेंजेस करता है, बोलो सब समझ में आ गया। याद रखना, एक ये 2018 के में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है डीपीएसपी में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था कि नहीं आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था उसमें कि इनमें से 42nd से कौन सा डील नहीं करता है। ये वाला सेम डीपीएसपी का यही जो स्लाइड आपको बताया इसी से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा प्रोविजन इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। आज जाकर के ये वाला सर्च करना एक बार, 17 में या 18 में ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, 17 में आया जहां तक मेरे को लग रहा है। बोलो समझ में आ गया।